नमस्कार दोस्तों, ये 4वीं न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के गांवों की राजनीति इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वो चुनाव जो इसी साल 2026 में होने थे, जिस गांव की सरकार को चुनने के लिए आप और हम पलके बिछाए बैठे थे, वर्तमान सरकार ने उसे 2026 में कराना उचित नहीं समझा। आखिर क्यों लोकतंत्र इस सबसे जमीनी चुनाव को टाल दिया गया? क्या सरकार अपनी ही कमियों को छुपाना चाहती है या फिर इसके पीछे साल 2027 के विधानसभा चुनाव का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक डर है? दोस्तों, चुनाव भले ही टल गए हों, लेकिन जब साल 2027 में उत्तर प्रदेश के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का डंका बजेगा तो बाजी वही मार पाएगा जिसे ग्राउंड के बदले हुए नियमों की पूरी ABCD पता होगी। अगर आप भी प्रधानी, BDC या जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं या सिर्फ अपने गांव की राजनीति में रुचि रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए आर पार की जानकारी लेकर आया। दोस्तों, आप सभी से मेरी एक अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान चुनाव में आपकी उम्मीदवारी को खारिज करवा सकता है। और हाँ, चुनाव टालने के सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, बात करते हैं उन कड़े नियमों की जिन्हें हर उम्मीदवार को जानना बेहद जरूरी है। ये बहुत ही नॉर्मल है कि आप में तमाम लोग इसे जानते भी होंगे। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र, नामांकन यानी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख कम से कम 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 21 साल से एक दिन भी कम है तो आप उम्मीदवार नहीं बन सकते। वोटर बनने के लिए 18 साल चाहिए, लेकिन नेता बनने के लिए 21 साल की परिपक्वता बहुत जरूरी है। दोस्तों, ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है वो गांव के लिए बहुत ही अहम माना जाता है। अगर आपको अपने गांव से प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो आपके पास उसकी पर्टिकुलर गांव की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना अनिवार्य है। आप किसी दूसरे गांव की वोटर लिस्ट में नाम रखकर अपने गांव में प्रधानी नहीं लड़ सकते। दोस्तों, BDC का जो चुनाव होता है इसमें थोड़ा लचीलापन है। BDC का चुनाव लड़ने के लिए आपका नाम आपके पूरे ब्लॉक यानी विकास खंड के अंतर्गत आने वाले किसी भी गांव की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। आप अपने वार्ड को छोड़कर ब्लॉक के किसी भी दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, आरक्षण का ध्यान रखना होगा। अगर सीट SC है तो केवल SC ही लड़ पाएगा या वो सामान्य पर भी लड़ सकता है। OBC है तो OBC और सामान्य दोनों पर किस्मत आजमा सकता है, लेकिन सामान्य सीट पर केवल सामान्य या अन्य पात्र वर्ग ही आ पाएंगे। दोस्तों, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की अगर बात करें तो जिला पंचायत के मामले में दायरा और बड़ा हो जाता है। आप पूरे जिले के भीतर किसी भी क्षेत्र या गांव की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। आप पूरे जिले में किसी भी जिला पंचायत सीट से पूरा अपना जो पर्चा है वो दाखिल कर सकते हैं, बेशर्त आपके पास उस जिले की नागरिकता वोटर ID का आधार होना चाहिए। भले ही आप उस विशिष्ट वार्ड के निवासी ना हों, लेकिन पूरे जिले या ब्लॉक की किसी एक वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। बिना वोटर लिस्ट में नाम के आप उत्तर प्रदेश में कोई भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जो यूपी की राजनीति का सबसे दिलचस्प मोड़ है। क्या अपराधी चुनाव लड़ पाएंगे? चलिए कानून की भाषा में आपको समझाते हैं। अगर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आपको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य या अपराधी साबित कर दिया गया है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक अंतर है जिसे आपको समझना होगा। सिर्फ अगर आप पर आरोप लगा है, अगर आपके ऊपर सिर्फ मुकदमा दर्ज है, आप पर आरोप लगा है कि यहाँ तक कि आप जेल में बंद हैं और आप पर ट्रायल चल रहा है, तब भी आप जेल के अंदर से चुनाव लड़ सकते हैं। कानून आपको नहीं रोकता। अगर दोष सिद्ध अगर आप पर हो जाता है, लेकिन अगर अदालत ने आपके ऊपर लगे आरोपों को सच मानकर आपको सजा सुना दी, यानी दोष सिद्ध हो चुका है, तो आपका पत्ता साफ है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। गंभीर अपराध और राजनीतिक का पारिवारिक विकल्प क्या है? जब किसी व्यक्ति को हत्या या बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में दोषी ठहरा दिया जाता है तो उस पर हमेशा के लिए चुनाव लड़ने की रोक लग जाती है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश की राजनीति में एक से बढ़कर एक जुगाड़ू लोग बैठे हैं। जब मुख्य खिलाड़ी पर रोक लगती है तो राजनीति में विकल्प का खेल शुरू हो जाता है। मुख्य उम्मीदवार का अगर स्टेटस गलत है तो राजनीति का तत्कालिक जुगाड़ विकल्प भी है।
अगर पत्नी को प्रधानी चुनाव लड़ाना है तो पति के ऊपर कोई आरोप नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पिछले किसी चुनाव में वोट खरीदने, बूथ कैप्चरिंग या चुनावी अनियमितताओं में लिप्त पाया गया हो और राज्य निर्वाचन आयोग ने उसे ब्लैक लिस्ट या अयोग्य घोषित किया हो, तो वो 2027 में भी पर्चा नहीं भर पाएगा। दिवालिया या सीधा सा मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर उसकी औकात और संपत्ति से ज्यादा कर्ज हो चुका हो और कोर्ट की देखरेख में उसकी सारी संपत्तियां बेचकर भी कर्ज की भरपाई नहीं हो पाई हो। ऐसा व्यक्ति जिसे कानून ने दिवालिया घोषित कर दिया, उसे गांव की तिजोरी संभालने यानी पंचायत फंड संभालने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से पूरी तरह अस्वस्थ है, जिसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, सरल शब्दों में कहें तो मानसिक संतुलन खो बैठा हो, वो भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माना जाएगा। दोस्तों, अब बात आती है नौकरी पेशा लोगों की, और सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि यानी पढ़ाई लिखाई और बच्चों वाला नियम। अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं, जैसे आप लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, सरकारी अधिकारी हैं या किसी सरकारी आयोग के सदस्य हैं, तो आपको चुनाव लड़ने से पहले अपने पद से इस्तीफा देना होगा। हालांकि शिक्षकों के मामले में नियमों में कुछ ढील दिखती है, जहां वे उच्च विधायी चुनावों में उतर जाते हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर या कुछ विशिष्ट बोर्ड के तहत आने वाले कर्मचारी बिना इस्तीफा दिए या बिना पात्रता शर्तें पूरी किए प्रधानी या बीडीसी का पर्चा नहीं भर सकते। दोस्तों, गांव में बहुत सारे सीधे साधे उम्मीदवारों को सही जानकारी नहीं होती। वे नामांकन पत्र भरने में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। कई बार तो ये अधिकारियों की साजिश का हिस्सा भी बन जाता है। फॉर्म में स्क्रूटनी यानी जांच के दौरान अगर कोई बड़ी गलती मिलती है तो अधिकारी आपको बताने की बजाय चुपचाप आपका पर्चा निरस्त कर देता है। इसलिए फॉर्म भरते समय कानूनी सलाह जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, तमाम लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं कि 2027 में अंगूठा छाप लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। सच्चाई क्या है, हम आपको बताते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभी तय नहीं है, जबकि बिहार और कुछ अन्य राज्यों में इसे आंशिक रूप से लागू किया गया है। 2 बच्चे वाले नियम पर भी अब उत्तर प्रदेश के पंचायतों के लिए कोई अंतिम कानूनी मोहर नहीं लगी है। जनता का एक बड़ा तर्क ये भी है कि सरकारें पंचायतों के लिए छोटे छोटे नियमों जैसे 2 बच्चों का नियम लागू करने की सोचती है, लेकिन जब बात विधानसभा और लोकसभा के बड़े नेताओं की आती है तो वहां कोई नियम नहीं बनाया जाता। जनता को नेताओं का यह दोहरा चरित्र बिल्कुल रास नहीं आता। दोस्तों, अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये चुनाव नियम तो अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो चुनाव 2026 के मध्य तक संपन्न हो जाने चाहिए थे, उन्हें 2027 तक क्यों खींचा गया। बात साफ है, सरकार को जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों से ज्यादा अपने राजनीतिक लाभ की चिंता है। सरकार अपनी जमीनी पकड़ और रणनीतियों को सेट करने के लिए समय काटना चाहती है, जो कि इस व्यवस्था की सबसे बड़ी नाकामी को दर्शाता है। सरकार को चाहिए था कि समय पर चुनाव कराकर जनता के बीच एक कड़ा और सकारात्मक संदेश देती। हम संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह पंचायत चुनाव को टालना कहीं न कहीं आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान सरकार पर बहुत भारी पड़ने वाला। गांव की जनता सब देख रही है और वक्त आने पर अपने वोट की चोट से इसका मतलब जवाब देना चाहती है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर चुनाव टलने पर इन नियमों पर आपकी निजी राय क्या है? क्या सरकार ने चुनाव टालकर सही किया या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।